हेलो पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। और यहां पर आज हम मिले हैं टू डू व्हाट, टू डू सर्टेन एडिशनल केसेस दैट हैव बीन एडेड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। एमसीएस के बच्चों को इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जाना है और इसके लिए हमने एक बहुत जबरदस्त सा एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था एंड आई सिंसियरली होप हर स्टूडेंट जो इस लेक्चर को देख रहा है उसने वो वर्कशॉप देख लिया। आई बिलीव पर्सनली कि आपके लिए एमसीएस में इस बार ये जो एडिशनल केसेस है हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने बाकी केसेस भी पढ़े हैं, हमने बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस भी की, हमने सब कुछ किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो वर्कशॉप। गेम चेंजर वर्कशॉप रहेगा एंड आई बिलीव इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, व्हेन इट कम्स टू एन ओपन बुक पेपर, जितनी इंपॉर्टेंस आपकी प्रिपरेशन की है उससे शायद ज्यादा प्रिपरेशन उन 3 घंटे के अंदर आपको ऑर्गेनाइज माइंडसेट से लिखने की है। तो उसके लिए द वर्कशॉप विल हेल्प यू इन अ वेरी सुपर्ब फैशन। ठीक है यार, तो बहुत अच्छे से वर्कशॉप देखनी है और उसके बाद में एग्जामिनेशन देके आना है। आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, केसेस कुछ खास है भी नहीं, बहुत पिद्दू पिद्दू से केसेस हैं, एकदम स्माइल करते रहेंगे और इन सारे केसेस को कंप्लीट कर लेंगे इन नो टाइम। चलिए गुंडो, यहां पर रहेंगे एकदम मस्ती से। इस बार टोटल नंबर ऑफ केसेस देखेंगे अगर आप, तो यहां पे हमेशा की तरह आपको एक समरी भी दे रखी है सबसे पहले, जिसमें सारे केसेस की समरी है। तो कंपनी लॉ के अंदर कितने केसेस हैं, कंपनी लॉ, मैं इतना इंश्योर कर दूंगा कि आप बच्चों को कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ समरी भी पढ़ ली तो यू विल बी एबल टू हैंडल द केस इन द एग्जामिनेशन। मेरा मानना है एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए। तो हमें पढ़ने टोटल 15 केसेस हैं और हम इतना मस्ती से, आपका इतना कम समय लूंगा। आई अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन क्लोज है, एकदम कम समय लूंगा और आपको उतना रेडी करके भेजूंगा कि एग्जामिनेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप मस्ती से हैंडल कर पाओ। ठीक है यार, तो यहां पर आपके जैसे कि कंपनी लॉ है तो 1 2 देखेंगे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हैव बीन एडेड इन कंपनी लॉ, वेरी इजी केसेस, कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक लॉ में एक सिंगल केस ऐड हुआ है, वेरी इजी अनदर। उसके बाद में व्हेन इट कम्स टू आईबीसी 1 2 3 4 5 केसेस इन आईबीसी, 1 केस इन कॉम्पिटिशन लॉ एंड अनदर 1 लास्ट केस इन इंटरप्रिटेशन। एकदम स्माइल करते जाना है और फटाफट केसेस को कंप्लीट करते जाना है। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू गाइस आर स्माइलिंग एंड कंप्लीटिंग दिस सेशन। अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाओ। बहुत अहम है कि आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम देकर आओ। ये छोटी मोटी चीजें कहीं मायने नहीं रखेगी, हम कंप्लीट करेंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन ये सब चीजें आपके लिए जितना एक ओपन बुक पेपर के अंदर एग्जाम में स्ट्रांग हेडेड होके जाना है उतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जस्ट एकदम कंफर्टेबल रहो, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, हंसते रहेंगे और 15 केसेस को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। चलो देखो कैसे। सबसे पहला केस जो आपको दिख रहा है दैट इज दुर्गा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है 15 में से एक केस आएगा, एकदम मस्ती में आपको केस समझा दूंगा और इतना एलिजिबल कर दूंगा कि अगर एग्जाम में वो केस आता है तो आप झट से उसको पकड़ लोगे। इट्स अ वेरी इजी केस। इस केस में क्या हुआ था, अ कंपनीज नेम वाज स्ट्रिकन ऑफ। एक कंपनी था, उसके नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था और चूंकि उसके नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था उस कंपनी को, वो कंपनी फिर आया और वो कंपनी गया कोर्ट में और कंपनी का कहना था कि हमें क्यों स्ट्राइक ऑफ कर दिया जबकि हमारे तो बिजनेसेस अभी भी चल रहे हैं, सीआर बैंक अकाउंट्स, वी आर एक्चुअली डूइंग बिजनेस, आप ऐसे कैसे हमें स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। अपील में गए और अपील में इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी इज एक्चुअली डूइंग बिजनेस, इसलिए उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या, कतई नहीं। इट्स अ फुदू केस, जिसको हम लोग केस क्लास में लिखते हैं हमेशा फैक्चुअल ओरिएंटेड केसेस, उस प्रकार का एक केस है। बहुत कम संभावना है, मैं 4 मार्क कराऊंगा कौन से केसेस हैं जिससे एग्जाम में आने की संभावना है, दिस इज सर्टेनली नॉट वन ऑफ देम। तो पहला केस आता है सिंपल सा, दुर्गा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी, एनसीएलटी का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, ये डिसीजन जो है ना, ये आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि आप एग्जाम में क्लिक कर लें। यू शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम राइट नाउ ऑन दीज रीजंस। अगर एग्जाम में आता है तो रीजंस मैं लिख के देता हूं ताकि आप अपने आंसर को एक साइजेबल आंसर बना पाए। तो अभी आपको बिल्कुल रीजंस पे जाने की जरूरत नहीं, अभी मस्ती से आप बस केस को समझो ताकि अगर एग्जाम में केस आता है तो उसको आप छन से पकड़ लो। क्या कहा है यहाँ पे, व्हाट वाज द डिसीजन, एनसीएलटी सेट असाइड द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया उसको सेट असाइड कर दिया, द नेम ऑफ एपेलेंट कंपनी टू बी रिस्टोर्ड टू आरओसी सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंप्लायंसेस। तो हुआ इतना सा है, एक कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, निकाल दिया गया और फिर कंपनी गई है एनसीएलटी के पास कि हे एनसीएलटी, मेरा बिजनेस है, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स देखो, मैं एक्चुअली बिजनेस कर रहा हूं। एनसीएलटी वाज सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं आप और हम आपको बिल्कुल राइट देते हैं और आपकी कंपनी के नाम को कर देते हैं रिस्टोर। द फर्स्ट केस यहां पे एफ मार्क कर रहा हूं, फैक्चुअल ओरिएंटेड केस, आई डोंट बिलीव क्या आएगा। फॉर दैट मैटर आप देखोगे 1 2 छोड़ता हूं मैं,
वापस फोर्थ केस भी सेम है, सिमिलर केस है, यहां पर भी सिमिलर चीजें हैं। क्या हुआ था यहां पे भी कि एक कंपनी का नाम था, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था, वापस झगड़ा हुआ और झगड़े में आए फाइनली, और एनसीएलटी सेट असाइड द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी, द नेम ऑफ एपेलेंट कंपनी टू बी रिस्टोर्ड टू आरओसी सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंप्लायंसेस। सेम की सेम चीज। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 4 तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ये क्या है मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मस्ती से उसको आइडेंटिफाई कर पाए। सर एक कंपनी का नाम है, उसको पहले स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था, फिर वो कंपनी गई एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी को रिक्वेस्ट करने पे द नेम हैज बीन रिस्टोर्ड। बस यही कहानी है। जी हां यही कहानी है। दोनों के फैक्ट्स थोड़े से चेंज होंगे बट यही कहानी है। एंड दैट इज हाउ दिस बिकम्स अ फैक्चुअल ओरिएंटेड केस। और एग्जामिनेशन में 1 और 4 का कोई रोल होगा नहीं। हम पढ़ के इसलिए जाते हैं जस्ट टू बी श्योर। सर अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो 1 से है या 4 से है, तो कौन से केस का हम रेफरेंस देंगे? यू डोंट हैव टू वरी। हमने वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को रेगुलर बैच के अंदर अभ्यास शीट के माध्यम से भी सॉल्व किया है। कभी भी अगर एग्जाम में 2 सिमिलर क्वेश्चन लगते हैं हमको और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा केस एप्लीकेबल है, यू हैव टू रीड द फैक्ट्स। क्वेश्चन के फैक्ट्स आपको एक हिंट देंगे दोनों में से एक जगह पे। जैसे कि इन दोनों फैक्ट्स को आप पढ़ेंगे तो दोनों में से एक केस के फैक्ट्स में है कि कंपनी के लिटिगेशंस चल रहे थे इसलिए वो फाइलिंग नहीं कर पाया। तो एग्जाम के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि कंपनी के लिटिगेशंस चल रहे थे इसलिए वो फाइलिंग नहीं कर पाया। तो अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन है और उसके आपको आपके बुक के 2 केस लॉस सिमिलर लग रहे हैं कि ये भी एप्लीकेबल हो सकता है, ये भी एप्लीकेबल हो सकता है, तो एग्जाम का क्वेश्चन आपको एक हिंट देगा। एग्जाम के क्वेश्चन का एक फैक्ट होगा जो क्वेश्चन के फैक्ट से, किसी एक केस के फैक्ट से एग्जैक्टली मैच करता होगा, राइट। और उसी के लिए आपने देखा होगा तो हमारी सारथी के अंदर हमने एक बहुत जबरदस्त सा चार्ट बना रखा है जिससे कि अगर कनेक्टेड केसेस भी हुए तो आप उसको झट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। एकदम कॉन्फिडेंट होके जाओ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप फोड़ के आने वाले हो। पेपर इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। बस मस्ती से अटेंड करना है। हमारे पहले 2 केसेस हुए, बहुत इजी थे। आते हैं कंपनी लॉ का केस नंबर 2, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सिगिल इंडिया लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट का केस है। क्या हुआ यहां पे, एकदम मस्ती से रहना। यहां पर एक छोटी सी चीज को लेकर हुआ है झगड़ा, फोकस करना। झगड़ा हुआ है सेक्शन 59 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर। बहुत अच्छे समझना, बहुत सिंपल सा केस है। सेक्शन नंबर 59 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बात करता है अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर को लेके एक केस गया कोर्ट तक। तो कोर्ट तक जब रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर को लेके केस गया तो वहां पर कोर्ट के पास क्या पावर है कि कोर्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर को रेक्टिफाई कर सकता है, यहां तक पावर है। लेकिन इस कोर्ट ने क्या किया, इस कोर्ट ने एक्स्ट्रा पावर एक्सरसाइज करके पेनल्टी इंपोज करना, कोई अगर इलिजिट एक्ट हुआ है तो उसके ऊपर ऑर्डर पास करना, ये सब भी पास कर दिए। तो लीगल इशू ये बना कि सेक्शन नंबर 59 के अंदर क्या कोर्ट के पास में ये सब राइट होते हैं क्या कि कोर्ट पेनल्टी भी इंपोज कर दे, दूसरे सेक्शंस के अंदर जो नॉन कंप्लायंस है उसके ऊपर भी एक्शन ले ले, ये कर सकता है क्या कोर्ट अंडर सेक्शन 59? लुक एट द क्वेश्चन। Having heard both the sides, we have formulated the following question for our consideration. What is the scope and ambit of section 111A of 1956? ये आपको कंसिडर नहीं करना है, ये आपके मॉड्यूल ने दिया है, बट वी विल बी कंसिडरिंग सेक्शन 59 ऑफ 2013। तो 1956 को इग्नोर करो, 2013 के सेक्शन 59 के अंदर क्या एम्बिड है टू रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ मेंबर, कि क्या क्या स्कोप एंड एंडेड है। उसके बाद में which is the appropriate forum for adjudication and determination of violation and consequential action under substantial acquisition of shares and takeover code 1997 and SEBI PIT regulation 1992। अब ये ऑब्वियसली केस लॉ पुराना है तो यहाँ पे पुराने रेगुलेशन के रेफरेंसेस हैं, बाकी आप मस्तीज देखेंगे। टेक ओवर कोड भी 2011 का आ चुका है और इनसाइड रीडिंग रेगुलेशन भी रिवाइज हो चुका है। तो इट इज जस्ट सवाल हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। सवाल ये है, अगर कभी भी सेक्शन नंबर 59 के अंदर केस जाता है कोर्ट के पास फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, वहां पर कोर्ट को पता चलता है इन्होंने तो इनसाइडर ट्रेडिंग का भी वायलेशन किया है, इन्होंने तो टेक ओवर कोड का भी वायलेशन किया है, तो क्या कोर्ट वहां पर उनके अगेंस्ट एक्शन लेके पेनल्टी इंपोज कर सकता है या नहीं? ये इश्यू है। बहुत जबरदस्त। क्या कहा यहां पे, इवन दो सेक्शन दिस इज दिस, मतलब 59 ऑफ 2013 seemingly enlarges the power of CLB पहले था, अब NCLT, the power of rectification continues to remain summary in nature and if any serious dispute arise, second, the appellant is not justified in invoking the jurisdiction of CLB मतलब NCLT under this section for the violation of SEBI regulation। क्या क्वेश्चन था और व्हाट इज हेल्ड, एकदम समरी में आपके लिए कंप्लीट कर देता हूं। सवाल यह है कि क्या सेक्शन 59 के अंदर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर कर सकते हैं? जी हां कर सकते हैं। क्या अगर कोई और रेगुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन और टेक ओवर कोड का वायलेशन है तो भी हम
कोर्ट के पास जा सकते हैं, एनसीएलटी के पास इसी सेक्शन में कि ऑर्डर पास कर दो? मेरे बताए बिना ही आई थिंक यू आर एबल टू आंसर इट अप। 59 के अंदर कोर्ट के पास ये राइट है कि वो आपके रजिस्टर को रेक्टिफाई कर सकता है, एंड दैट टू इन रिक्वायर्ड केसेस, अगर जरूरत है तो। लेकिन किसी भी हालत में कोर्ट के पास ये राइट नहीं होगा कि कोर्ट इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अंदर भी ऑर्डर ले ले, कोर्ट टेक ओवर ऑर्डर के अंदर भी ऑर्डर ले ले। दैट विल नॉट बी अलाउड। फॉर दैट यू हैव टू अप्रोच टू द अप्रोप्रिएट फोरम, एंड दैट वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। आप कोर्ट ये नहीं कर सकता है ना कि चलो मेरे पास आए हो तो ये लो इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशन का भी एक थप्पड़ खा लो, ये टेक ओवर कोड का भी थप्पड़, अरे आ जाओ थप्पड़ खा लो। इट डजंट वर्क दैट वे। आपने 59 के अंदर कोर्ट के पास गए तो कोर्ट के पास मैक्सिमम राइट है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो भी ओनली इन अप्रोप्रिएट केसेस। लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन या टेक ओवर कोड के अंदर कोई भी एक्शन लेने का राइट एनसीएलटी के पास नहीं। स्क्रीन पे ध्यान देना। अगर ये हो गया केस, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अरे मैं आपको अभी केस पढ़ा भी दूंगा और केस याद भी करवा दूंगा, आप मस्ती में रहो। लेकिन यहां पर क्या समझने की एक और चीज है, यहां पे बार बार जब आप सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज होगे, तो आप चाहो तो यहां पे चेंज कर सकते हो। ये हो जाएगा सेक्शन नंबर 59, ये हो जाएगा 2013, और सीएलबी हो जाएगा एनसीएलटी। तो आप चाहें तो ये चेंजेस कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट ने केस दिया है उसमें पुराना ही सेक्शन लिखा है। दिस केस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है एग्जाम में इस केस पे सवाल पूछा जा सकता है। दी ओनली रीजन मुझे लगता है इस केस पे एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा बिकॉज उन्होंने रेफरेंस बार बार कंपनीज एक्ट 1956 का लिया है। तो आई थिंक थोड़ा सा ये बेटर ड्राफ्ट करके केस आईसीएसआई दे सकता था, बेटर ड्राफ्ट करके केस दिया जा सकता था जिसमें पूरा रेफरेंस 59 का ही दिया जाता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता। बट ठीक है, उनकी भी ऐसा नहीं है कि मिस्टेक ही है, बिकॉज जब ये जजमेंट हुआ तब तो 1956 था ना, सो दे आर ऑल्सो ओके। तो इस केस को अगर बोले तो काफी इंटरेस्टिंग केस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या से पूछा जाएगा? 59 का रेफरेंस देके पूछा जाएगा। जब एग्जाम में पूछेंगे वो 2013 का ही रेफरेंस लेंगे, 1956 का रेफरेंस नहीं लेंगे। तो एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोई केस होगा जो कि पहुंच जाएगा कोर्ट के पास अंडर 59, और वहां पे कोर्ट ऑर्डर पास कर लेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग के वॉल्यूशन की भी पेनल्टी लगा देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या सही है क्या? फिर आप इस केस का रेफरेंस लेके बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं। आते हैं यारों, तीसरा केस, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग केस, गिरीश ओबरॉय वर्सेस होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड अनदर एनसीएलटी। ये गिरीश ओबरॉय बहुत ही अजीब सा व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने एक बहुत ही अजीब सी एक्टिविटी की थी। आई एम जस्ट बीइंग वेरी वॉचफुल। So I was taking a lecture in the regular batch and there was a case in which a person had done wrong मेरे हिसाब से। They were saying कि इस व्यक्ति ने ऐसा 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 किया है, और हमारी एक वर्चुअल स्टूडेंट के रिश्तेदार निकल गए वो। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे बता रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें उस केस के अंदर अवेलेबल है, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द डे ये इंडिया के केसेस हैं। हमारे बच्चे अगर पूरे भारत में हैं तो 100% आपके कहीं आस पड़ोस में आपको केस मिल ही जाएंगे। जैसे बैंगलोर के बच्चे हैं तो उन्होंने कामधेनु देखा ही होगा, जैसे कि एक केस था। ऐसे ही बहुत सारे आपको केसेस बहुत कंफर्टेबल अपने आसपास मिल ही जाएंगे। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे बड़े प्रेम से और इस केस की बात करते हैं। गिरीश ओबरॉय जी ने क्या किया? सो गिरीश ओबरॉय जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एन एसोसिएशन। एक एंटिटी है, उसके वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है साहब। अब जब वो प्रेसिडेंट थे तब उस केस के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने एओए, देयर इज अ कंपनी, उस कंपनी के वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कंपनी के एओए को कुछ इस प्रकार से ऑल्टर कर दिया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन ही नहीं होने दिए। एक और व्यक्ति था who wanted to stand for election, उसको खड़ा ही नहीं होने दिया, इलेक्शन करे ही नहीं प्रैक्टिकली, उसको इस तरह से इनएलिजिबल करके और खुद ही प्रेसिडेंटशिप कंटिन्यू कर ली। हाँ, और उनके अलावा वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सारी पोजीशन के लिए अप्रोप्रिएटली इलेक्शंस हुए एंड एवरीवन वाज इलेक्टेड एंड अदर पोस्ट वर री-इलेक्टेड, बट ओनली दिस पोजीशन ऑफ गिरीश ओबरॉय वाज कंटिन्यूड बाय दिस गाय। और इसके कारण जो एक एंटिटी थी, जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस फाइल किया है कि ये व्यक्ति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आते हैं यहां पे, whether petitioners in the original petition were entitled to maintain the said company petition under section 241 242 of Companies Act, and whether the waiver granted to them under section 244 to prefer such a petition is correct। तो सबसे पहली चीज कि क्या वो लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्या, जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। दूसरा, whether the alleged acts of operation mismanagement as claimed by the petitioner actually amounts to operation and mismanagement। ये क्या जो गिरीश ओबरॉय जी ने किया, क्या ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में क्वालिफाई होता है क्या। और तीसरा, whether the AOA regarding election of president of the association has been followed, ये जो entity it was a section 8 company, okay, has been followed in letter and spirit in the election of president of this entity for the year this as required by law। क्या आपने
एक्चुअली लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इलेक्शन का प्रोसीजर एओए के हिसाब से फॉलो किया क्या? सच बताओ। तो 3 इश्यूज हैं। क्या यहां पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल किया जा सकता है? दूसरा, क्या यहां पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ है? जो उसके एक्ट्स हैं, डू दे अमाउंट टू ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट? पहला है वेदर दे आर दे एलिजिबल टू फाइल, दूसरा हो गया इफ अ केस इज फाइल्ड, क्या आपके हिसाब से ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है? और तीसरा, क्या आपको सच में लगता है कि जो उन्होंने पूरा इलेक्शन का प्रोसेस किया है वो इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया है? इन दिस केस इट वाज हेल्ड दे आर एलिजिबल टू फाइल. This certainly amounts to ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, बिकॉज आपने बहुत ही आर्बिट्ररली इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को चेंज कर दिया है. और थर्ड आ जाता है कि क्या उन्होंने लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया है कि इलेक्शन का प्रोसेस? द आंसर टू दैट इज नो. अपील डिसमिस्ड. The act stated in the petition clearly constitutes an act of operation and mismanagement. अब ये केस भी अगर एग्जाम में आएगा तो आप इमीडिएटली पकड़ लोगे कि एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसके अंदर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट था, उसने एओए को इस प्रकार से ऑल्टर किया, इस प्रकार से चेंजेस किए कि कोई और व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़ा ही ना हो पाए और वही प्रेसिडेंटशिप कंटिन्यू कर ले. वेदर दिस अमाउंट्स टू ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट? द आंसर इज यस, दिस अमाउंट्स टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. क्वाइट इजी. फोर्थ केस हमने ऑलरेडी पहले देखा, वही है कि अगर एक एंटिटी को आपने स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, किसी एक एंटिटी का नाम अगर स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है, तो वो जो एंटिटी है वो अप्लाई कर सकती है एनसीएलटी के पास. एंड इफ एनसीएलटी सेटिस्फाइड कि इनका तो बिजनेस है, तो दे कैन बी रिस्टोर्ड बैक. तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 4 यही बात करते हैं दैट दे कैन बी रिस्टोर्ड बैक. अरे देखो ना कैसे फुद्दू केसेस हैं. और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी तो ये हमने शुरू किया है, इस सेशन के एंड तक ये सारे केसेस कंठस्थ हो जाएंगे आप लोगों को. अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी केस आता है तो आप मस्ती से उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे. चलिए यारो, इसके बाद में आते हैं केस नंबर 5. अरे बढ़िया केस है ये, बड़ा मजा आएगा आपको. अरे जबरदस्त. नहीं चलो, पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं. अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2 पल हैं क्या आपके पास? चलो आ जाओ यारो. मैंने और आपने, हाँ आपकी बात कर रहा हूं, जो आप ये ब्लैक टी शर्ट पहन के बैठे हैं ना, ब्लैक और येलो वाले, जो येलो टी शर्ट में बैठे हैं और जो ब्लैक टी शर्ट में बैठे हैं, मैं शुभम शुक्लेचा, एक ही आप ब्लैक टी शर्ट वाले और एक येलो टी शर्ट वाले, ठीक है, हम तीनों ने मिलके, आपको मैं प्रेम से बोल देता हूं छोटू, यहां पे आपको प्रेम से बोल देता हूं मोटू. मैंने, छोटू ने और मोटू ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, और इस कंपनी के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस का, जिम का, ठीक है. तो हमने कंपनी स्टार्ट की, फिजिकल फिटनेस की कंपनी है, जिम वगैरह है हमारे, ठीक है. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. हमने भी ऑफर निकाला है कि इफ यू पे 99999, नहीं बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, 10,000 रुपीज. इफ यू पे 10,000 रुपीज यू विल गेट मेंबरशिप ऑफ द एंटायर ईयर. यू विल गेट मेंबरशिप ऑफ द एंटायर ईयर. यू विल गेट मेंबरशिप ऑफ द एंटायर ईयर. और सब लोग भागे भागे आ गए और 100 लोगों ने मेंबरशिप ले ली सेम डे. तो हमारा जिम हो गया फुल. 100 लोगों ने मेंबरशिप ले ली है साल भर की. एवरीवन हैज पेड 10,000 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर एंड वी आर वेरी हैप्पी. चलो ठीक है. मेरा एक सवाल है आपसे. मेरा एक सवाल है आपसे. ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के मेंबर्स कौन है? हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी? हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी? इस कंपनी के मेंबर्स कौन है? जवाब दो. मैं, छोटू, मोटू, आपके हिसाब से हम तीनों ही मेंबर्स हैं क्या? पर क्या हुआ सुनना, ये जो 100 लोग हैं, ये क्या इस कंपनी के मेंबर नहीं है क्या? इन्होंने भी तो मेंबरशिप ली है. इन्होंने भी मेंबरशिप ली है, तो ये भी तो हमारे मेंबर हो गए. इन्होंने भी तो मेंबरशिप ली है, तो ये भी तो हमारे मेंबर हो गए. सर ये तो कंफ्यूजन सा कर रहे हो आप. कंफ्यूजन की बात ही नहीं है. मैं आपसे और सिंपल तरीके से सवाल पूछ लेता हूं. ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करना है, क्या ये 100 मेंबर्स में से कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं क्या? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का? अरे सर नहीं, आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो. दीज पीपल हैव टेकन मेंबरशिप ऑफ द जिम. दे आर member of this company, membership of the gym only for the purpose of taking its facilities. They are not the shareholders. Shareholders तो यही है. ये membership common word है, इसलिए आप confuse हो रहे हो. Otherwise these people have taken membership of the gym. These people are merely what? These people are merely taking facilities of the gym. They are not the shareholders. Okay,
मैं अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्या ये लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 डिफाइंस द वर्ड मेंबर, हु इज अ मेंबर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, बस मुझे आंसर कर दो और मैं चला जाऊंगा ऐसे, अरे मैं चला जाऊंगा, बस मुझे आंसर कर दो। हु इज अ मेंबर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 55, सेक्शन 255 के हिसाब से कौन मेंबर है ये बता दो। सेक्शन 255 के हिसाब से, सेक्शन 255 के हिसाब से सिर्फ हम 3 लोग मेंबर हैं, हम में से ही कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकता है, राइट? सो वी आर मेंबर फॉर 255, दीज पीपल आर नेम के मेंबर, दे आर नॉट शेयर होल्डर वाले मेंबर, दे आर मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग फैसिलिटी। बस यही इस केस में हुआ, यही इस केस में हुआ। इस केस में भी वो जो एंटिटी थी, इट वाज अ चर्च, तो जिन लोगों ने चर्च में मेंबर थे, राइट, वो एंटिटी जो थी वो चर्च में मेंबर थे, वो बोले ये चर्च की जो कंपनी है उसके अंदर गलत हो रहा है, वी वांट टू फाइल अ केस फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। हमने पढ़ा है कि एंटिटी के जो मेंबर हैं वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल कर सकते हैं, वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल कर सकते हैं, तो वी वांट टू फाइल अ केस फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। मुझे बताओ क्या ये लोग कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। Only a person who's a member, who's a shareholder, who's a member as per section 2 subsection 55, only those people can apply under operation and mismanagement. ये तो हमारी फैसिलिटी लेने के लिए मेंबर है, ये कंपनी के शेयर होल्डर वाले मेंबर थोड़ी ना है, तो ये लोग आपके वो वाले मेंबर हैं, ये वो वाले मेंबर थोड़ी ना। तो अगर आपको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट केस फाइल करना है तो आपको वो वाला मेंबर बनना पड़ेगा, ये वाला मेंबर तो नहीं चलेगा। आई होप यू गाइस आर विथ मी, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ और लिख पाओ नहीं लिख पाओ, ये वाला तो आप पक्का लिख ही पाएंगे। क्या फुद्दू केसेस है, राइट? इसी के साथ आपका आता है केस नंबर 6। इसके बाद में कंपनी लॉ का आखिरी केस होगा, यस, कंपनी लॉ का आखिरी केस है 7। केस नंबर 6, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डेलॉयट हस्किंस एंड सेल्स एलएलपी। कुछ भी फुद्दू केस, कुछ भी केस, ये केस तो मैंने पढ़ाना ही नहीं, मैंने नहीं पढ़ाना है केस। चलो आप रिक्वेस्ट करें तो पढ़ा देता हूं। क्या हुआ इसके अंदर? देयर वाज एन एंटिटी, उस एंटिटी के अंदर किसी प्रकार की इलिजिट एक्टिविटीज हुई, और इलिजिट एक्टिविटीज हुई तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होकर दी उनके ऑडिटर के ऊपर। समझना, देयर वाज अ कंपनी, उस कंपनी में कुछ इलिजिट एक्टिविटीज हुई तो उनके ऑडिटर के ऊपर भी ऑर्डर हो गई इन्वेस्टिगेशन। सब सही है। उनके ऑडिटर कौन थे? डेलॉयट। डेलॉयट आपने नाम सुना ही होगा, बिग 4। सो एक एंटिटी है, उसने किया है कुछ फ्रॉड, कुछ इलिजिट एक्टिविटीज की है, तो इन्वेस्टिगेशन कंपनी के ऊपर तो चल ही रहा है, साथ में उनके ऑडिटर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर दिया है। जैसे कि हमको पता ही है, जब सत्यम का स्कैम हुआ था तब सत्यम पे तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, साथ में पीडब्ल्यूसी पे भी हुआ था, क्योंकि पीडब्ल्यूसी दे वर द ऑडिटर ऑफ सत्यम। सिमिलरली कोई कंपनी है, एग्जांपल एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के अंदर कुछ इलिजिट एक्टिविटीज हुई है तो उनके ऑडिटर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया। ठीक है, नाउ द ऑडिटर्स आर कमिंग अप विद एन एक्सक्यूज कि यार हमारे ऊपर ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको कैंसिल करो, प्लीज कैंसिल दिस इन्वेस्टिगेशन ऑन अस। व्हाई? बिकॉज वी हैव रिजाइन्ड द कंपनी, हमने उस कंपनी को रिजाइन कर दिया है, तो हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन मत करो, हमारी इन्वेस्टिगेशन कैंसिल कर दो। आपको भी लग रहा है कैसी फुद्दू जैसी बात कर रहे हैं? इलिजिट एक्टिविटी हुई है इन द ईयर 2019-20। एग्जांपल 2019, 2019 एंड 2020 के अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई है, कुछ इलिजिट एक्टिविटीज हुई है, हो गई। अब वो तो मस्ती से ऑडिटर ने भी वहां पे गलतियां कर दी जो भी करनी थी। उसके बाद में 2021 के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है। अब 2021 के अंदर ऑडिटर रिजाइन कर रहे हैं कि हमें काम नहीं करना इस कंपनी का, तो क्या ऑडिटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। The question is, were you the auditor of that company during the period of default? If the answer is yes, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। Later on अगर आपने रिजाइन भी कर दिया है, it does not mean कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। आप क्या कंपनी के डायरेक्टर्स पे भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप के पार्टनर पे भी हो सकता है। A director continues to be liable for the acts he has already done. Similarly, an auditor continues to be liable for the acts that has been done even after their resignation. रेजिग्नेशन करने के बाद में भी उनकी लायबिलिटी बनी रहेगी फॉर द एक्ट्स दैट हैव बीन डन प्रायर टू द रेजिग्नेशन। तो अगर जब उस कंपनी के अंदर डिफॉल्ट्स हुए तब आप उनके ऑडिटर थे? हाँ थे, हमने उसके बाद में रिजाइन किया, तो उसी टाइम का तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन चलेगा। आपका जो ये ग्राउंड है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन हटा देना चाहिए, ये एकदम इलॉजिकल ग्राउंड है। तो इस केस के अंदर इट वाज हेल्ड कि डिलॉयट के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, भले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि रिजाइन किया उस डिफॉल्ट पीरियड के बाद ना, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पहले के पीरियड के लिए, जब डिफॉल्ट हुआ था तब आप उनके ऑडिटर थे। आई थिंक यू आर एबल टू हैंडल इट, इट्स वेरी इजी। ये देखना है आपको, हर केस में ये पढ़ना है। अभी आपको रीजंस पे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हम रेगुलर लेक्चर्स, रेगुलर बैच के दौरान रीजंस में घुसते हैं, खूब डिस्कशन करते हैं, अभी वो समय नहीं है।
अभी आपको सिर्फ केस के अंदर व्हाट वाज हेल्ड, उस केस में फैक्ट्स कहते हैं और व्हाट वाज हेल्ड, इस पे ध्यान देना है। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो रीजंस फिर वहां पे आपको यूज करने जितनी जरूरत है आपके एक साइजेबल आंसर को बनाने के लिए। अभी सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन पे भिड़ना है। चलिए यार, the application proceeding under section 145 of the act is held to be maintainable even after the resignation of concerned auditor. ऑडिटर के रिजाइन करने के बाद भी वो जो एक्ट है, जो एक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलती रहेगी ऑडिटर के ऊपर। भले ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया फिर भी ऑडिटर पे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बिकॉज आपने रिजाइन किया डिफॉल्ट के बाद। डिफॉल्ट के टाइम पे तो आप डायरेक्टर, आप ऑडिटर थे ना, बिल्कुल थे। और इसी के साथ आता है लास्ट केस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का लास्ट केस, द नेम ऑफ द केस इज ऑफिशियल लिक्विडेटर कैलकाटा वर्सेस उज्जैन नगर पालिका निगम। बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। समझना क्या हुआ इसमें, एक एंटिटी थी, वो एंटिटी का कहना है, अगर आप फैक्ट्स देखोगे इजीली समझेगा, वो एंटिटी का कहना था द डिस्प्यूट इज विद रिगार्ड टू द रेट्स एंड टैक्सेस फॉर द पीरियड बिटवीन 10/7/1997 being the date on which the company was ordered to be wound up and 4/7/2003 being the date on which the sale in favor of purchaser was confirmed। मतलब समझना, वाइंडिंग अप ऑर्डर हो गया, उसके बाद के रेट्स एंड टैक्सेस को लेकर डिस्प्यूट्स है। वाइंडिंग अप ऑर्डर के पहले जो रेट्स एंड टैक्सेस है वो तो वाटरफॉल में आ जाएगा, ठीक है। वाइंडिंग अप ऑर्डर के बाद के रेट्स एंड टैक्सेस को लेके इशू है कि इस अमाउंट का क्या करेंगे। वाइंडिंग अप ऑर्डर आज हो गया, फिर जब तक वाइंडिंग अप चलाए उस टाइम के जो टैक्सेस और रेट्स है उसको लेके डिस्प्यूट था। वेदर द क्लेम सो मेड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 दैट इज द निगम टुवर्ड्स प्रॉपर्टी टैक्स एंड वाटर टैक्स। तो जो नगर निगम है, जो आपका लोकल म्यूनिसिपैलिटी ऐसा समझो, उसका मांगना है कि भाई हमको ये प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स भी दो पर्टेनिंग टू द पोस्ट लिक्विडेशन पीरियड। पोस्ट लिक्विडेशन मतलब लिक्विडेशन ऑर्डर होने के बाद, from the date of ordering of winding up and until the date of confirmation of sale of asset to the auction purchaser are admissible against the appellant OL। तो यहां पे जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो है एक तरफ, और एक तरफ है वो नगर निगम। नगर निगम का कहना है, म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि सर हमको ये पैसे दो, हमारा जो टैक्सेस ड्यू है ये वाइंडिंग अप ऑर्डर करने के बाद से लेकर जब तक वाइंडिंग अप कंक्लूड हुआ, जब तक कोई सेलर आके लेकर गया, इस पूरे पीरियड के जो टैक्सेस हैं वो आप हमको दो। व्हाट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, the taxes payable to the respondent during the post liquidation period would directly amount to costs and expenses of liquidation and they have to be paid in priority। तो यहां पे नगर निगम पैसे मांग रहा है और ऑफिशियल लिक्विडेटर कह रहे हैं नहीं देना है। किस बात के पैसे देना है, नहीं देने कोई पैसे हमको। ऑफिशियल लिक्विडेटर इज डिनाइंग द पेमेंट एंड व्हाट इज बीन हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कि आपका लिक्विडेशन ऑर्डर आया उसके बाद से लेकर जब तक ये पूरा कंक्लूड हुआ, वाइंडिंग अप हुआ या कोई लेके गया, इस बीच अगर कोई भी खर्चा होता है दिस विल अमाउंट टू लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड दे हैव टू बी पेड इन प्रायोरिटी टू द म्युनिसिपैलिटी। तो इट वाज क्लियरली हेल्ड कि म्युनिसिपैलिटी का जो भी वाटर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स है इट हैज टू बी पेड इन प्रायोरिटी एज लिक्विडेशन एक्सपेंस। इनको लिक्विडेशन एक्सपेंस मान के आपको पे करना है। एकदम सिंपल है, ये एक्सपेंस का टाइम पीरियड ध्यान रखना है। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने के बाद के एक्सपेंस को लिक्विडेशन एक्सपेंस माना जाएगा। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करने के बाद के एक्सपेंस को लिक्विडेशन एक्सपेंस माना जाएगा। एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक 2 केसेस ही मैंने बताया जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक ये और एक पीछे हमने एक केस को स्टार मार्क ऑलरेडी किया था 59 वाला केस। तो ये 2 केसेस जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे भी केस कैसा आ सकता है, एग्जाम में कोई भी पार्टी दे देंगे और कह देंगे कि लिक्विडेशन ऑर्डर के बाद इन्होंने, लिक्विडेशन ऑर्डर हुआ था, वाइंडिंग अप ऑर्डर हुआ था, वाइंडिंग अप ऑर्डर हुआ था, वाइंडिंग अप ऑर्डर के बाद का ये एक्सपेंस था वो पे करने के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर मना कर रहा है। सो इस केस का रेफरेंस लेके आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इन अ प्रायर केस हैज ऑलरेडी हेल्ड कि जो भी वाइंडिंग अप ऑर्डर के बाद के एक्सपेंस हैं दे हैव टू बी पेड इन प्रायोरिटी एज लिक्विडेशन एक्सपेंस। टिंग टिंग टिंग, ये हो गए 7 केसेस। हम जाएंगे 8वें केस पे, लेकिन उसके पहले जल्दबाजी क्या है, आओ यहां पे। यू शुड बी एबल टू रिवाइज द एंटायर केसेस। जो नए केसेस आए 15 केसेस, ये आप सिर्फ इंडेक्स से रिवाइज कर लें, इतनी ताकत होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कंपनी लॉ के केसेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सिर्फ यहां से आपके केसेस रिवाइज हो सकते हैं। क्या देखते हैं, चलो नीचे से आते हैं। सबसे पहला क्या है, द टैक्सेस पेबल टू द रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग द पोस्ट लिक्विडेशन पीरियड वो डायरेक्टली अमाउंट टू द कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ द लिक्विडेशन। यस, जो भी आपके खर्चे हुए पोस्ट वाइंडिंग अप का एक्सपेंस हुआ है, पोस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर, इस सारे खर्चे को आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस माना जाएगा। 1 मिनट में समझ में आ रहा है। सेकंड, the application proceeding under section 140 subsection 5 of the act is held to be maintainable even after the resignation of the concerned auditor। ऑडिटर के रिजाइन करने के बाद भी ऑडिटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल सकती है अगर उनका जो टेन्योर था उसके अंदर कुछ भी इलिजिट एक्टिविटी हुई है। उसके बाद में
the petitioner does not satisfy any of the requirement as per 255 of the Companies Act, he cannot seek any exemption under 244 of Companies Act. 244 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में आप आ ही नहीं सकते, एग्जम्पशन मांग ही नहीं सकते अगर आप सेक्शन 255 के हिसाब से मेंबर नहीं है. यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी. कौन सा? मेंबर ऑफ द कंपनी, नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी. उसके बाद में आता है एनसीएलटी सेट असाइड द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी, द नेम ऑफ द एपेलेंट कंपनी बी रिस्टोर्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंप्लायंस. फोर्थ और फर्स्ट सेम है कि आपकी कंपनी के नाम को हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, अब आप वापस आ रहे हैं हमारे पास में इस नाम को वापस रिस्टोर करने के लिए. क्वाइट इजी. उसके बाद में आता है हमारा दो केसेस और, आईएफबी और गिरीश चोपड़ा. गिरीश चोपड़ा याद रहा है, द एक्ट स्टेटेड इन द पिटीशन क्लियरली कॉन्स्टिट्यूट्स एज एक्ट ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. गिरीश ओबरॉय, ओबरॉय मैं प्रेसिडेंट हूं, किसी को बनने देगा नहीं. दिस इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. और उसके बाद में आता है आईएफबी एग्रो. इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर बात हुई थी सेक्शन नंबर 59 ऑफ कंपनीज एक्ट की, जिसने कहा था कि 59 के अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर का, लेकिन अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को वायलेट किया, किसी ने टेक ओवर कोड को वायलेट किया, तो वहां पे आप 59 के तहत जब आयो कोर्ट के पास, कोर्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता. द एपेलेंट इज नॉट जस्टिफाइड इन गोइंग द जुरिसडिक्शन ऑफ सीएलबी मतलब एनसीएलटी अंडर सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट फॉर वायलेटिंग ऑफ सेबी रेगुलेशन. तो सेक्शन ऑफ 59 के अंदर उतना ही रेस्ट्रिक्टेड राइट है कि आप रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास कर सकते हो, वो भी ओनली इन अप्रोप्रिएट केसेस. आप इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन या फिर आप किसी भी और रेगुलेशन टेक ओवर कोड के तहत ऑर्डर एनसीएलटी पास नहीं कर सकता. डोंट थिंक इट्स सुपर इजी? कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप ऐसे पकड़ लोगे, और मैं एंड में आपको पूरा क्विक रिवीजन करा दूंगा इन 15 केसेस का इन अ सिंगल मिनट, 1 मिनट के अंदर. तो अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले वो 1 मिनट का रिवीजन भी देख लोगे, यू विल बी सुपर सॉर्टेड. चलिए गुंडो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के केस की ओर. हा जस्ट अ सेकेंड. चलिए यारों, शो शुरू किया जाए. केस नंबर 8, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू डेप्यूटी लीगल एडवाइजर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस कमाल चंद. अरे ये भी इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही जबरदस्त केस है. डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट भी थोड़ा लालची तो हो ही गया है. केस नंबर 8. केस नंबर 8 के अंदर क्या होता है? एक व्यक्ति है, उसके ऊपर 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी इंपोज की जाती है. एक व्यक्ति के ऊपर फेमा के वायलेशन के कारण 16 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की जाती है. इससे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट गवर्नमेंट ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड. उसका कहना है कि 16 करोड़ तो बहुत ही कम है. लॉ में लिखा है कि जो भी इसका अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है उसका कितना 3x तक आप पेनल्टी ले जा सकते हैं. उसका 3x तक आप पेनल्टी ले जा सकते हैं. और आपने तो बहुत ही कम, आपने सिर्फ 16 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की है. ये क्या है? आप इस पे 3 टाइम्स की पेनल्टी इंपोज करो, ये इतनी कम पेनल्टी नहीं चलेगी. ये ग्राउंड के ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने अपील किया. यहां पर कोर्ट ने देखा और कोर्ट ने कहा कि लॉ कहता है कि हम मैक्सिमम पेनल्टी 3x तक इंपोज कर सकते हैं. 3 टाइम्स ऑफ दी ऑफ जो भी उसका डिफॉल्ट का अमाउंट है उसका 3 टाइम्स तक हम पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं. मैक्सिमम लिमिट है. इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी कि वो कितना अमाउंट इंपोज करे. इसका रेफरेंस लेते हुए उन्होंने पुराने केस का भी रेफरेंस लेके बोला कि कुछ प्रोविजन है, वहां पे लिखा है कि 10 टाइम्स तक पेनल्टी हो सकती है, बट वहां पर अथॉरिटी ने 10 टाइम्स पेनल्टी नहीं दी है. वो अथॉरिटी का डिस्क्रिशन है कि वो पेनल्टी कितनी देगा. मैक्सिमम पेनल्टी है 10 टाइम्स या 3 टाइम्स. तो इस केस के अंदर कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो भी पेनल्टी दी जाती है 3 टाइम्स या 10 टाइम्स, ये मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इंपोज. इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी कि वो कितनी पेनल्टी इंपोज करना चाहते हैं. तो 16 करोड़ की पेनल्टी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट आप ये नहीं मांग सकते हमसे कि कंपल्सरी 3x ही करो. हमने रीजन के साथ दिया है कि पेनल्टी क्यों इतनी इंपोज की है. 3x इज नॉट द पेनल्टी, इट इज द मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इंपोज्ड. आई थिंक इट्स क्वाइट इजी. The statute itself provides for a penalty up to thrice the sum involved in such contravention and thereby gives explicit scope to the adjudicating authority to exercise his discretion, albeit judiciously, for imposing of penalty. कि जो adjudicating authority वो अपना discretion लगाएगा judiciously कि उसको penalty impose करना है या नहीं. As easy as that. चल, बहुत जबरदस्त केस है, बहुत आसान केस था. उसके बाद में आता है हमारा एक केस. चलिए अब यहां से केस शुरू होते हैं आपके आईबीसी के. यहां से लेकर एंड तक आपके सिर्फ लास्ट के 2 केसेस होंगे इंटरप्रिटेशन कंपटीशन के. बाकी अब आपके 1 2 3 4
फाइव केसेस आईबीसी के हैं। तो एंड के 2 केसेस तो बहुत इजी हैं, आईबीसी के केसेस इंटरेस्टिंग है, उसको हम अच्छे से देखते हैं। चाहिए तो पहले दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, इजी वाले, फटाफट से 1 मिनट में हो जाएगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आते हैं यहां पे छोटू सा केस है इंटरप्रिटेशन का। ये क्या कह रहे हैं, इस एंटिटी और इस एंटिटी के बीच में एक हुआ था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत इजी केस है। ये दोनों एंटिटीज के बीच में हुआ था एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट में लिख दिया दैट द आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड बाय दिस कंपनी, वन ऑफ द पार्टीज। तो पार्टी ए पार्टी बी, अग्रीमेंट में लिख दिया कि पार्टी ए विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। और आपने भी आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ा है, उसमें क्लियरली ऐसा लिखा है दैट आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड ईदर विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज और बाय कोर्ट। या तो कोर्ट अपॉइंट करेगा या दोनों पार्टीज के कंसेंट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है। आर्बिट्रेटर एक पार्टी अपॉइंट नहीं कर सकती, बट इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया। अग्रीमेंट तो कोई आप दिखाने लेके गए नहीं कोर्ट में, तो आपने एक अग्रीमेंट कर लिया, उसमें लिख दिया है दैट दिस पार्टी, वन ऑफ द पार्टी विल बी अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर। डिस्प्यूट हुए, इस पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट भी कर दिया, आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर भी पास कर दिया। उसके बाद में दूसरी पार्टी की नींद जगी, बोले कि ये क्या हुआ यार, ये तो गलत है, लॉ में तो लिखा है दैट यू कैन नॉट अपॉइंट आर्बिट्रेटर। तो वो केस को लेके गए कोर्ट में, कोर्ट ने कहा बात तो सही है, कोई भी एक पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकती, और ये जो पूरा अवार्ड पास हुआ है ये पूरा सेटिसाइड होगा बिकॉज दिस इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब आर्बिट्रेशन एक्ट बड़े क्लियरली कहता है कि कोई भी एक पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकती है, तो यू कैन नॉट अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर इन दैट फैशन विच इज अगेंस्ट आर्बिट्रेशन एक्ट। या तो अब दोनों पार्टीज के कंसेंट से अपॉइंट होगा या फिर कोर्ट अपॉइंट करेगी। यहां से हमने क्या सीखा, अगर किसी भी एक पार्टी ने, सोल पार्टी ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है तो वो वैलिड आर्बिट्रेशन नहीं होता। बस बोलो तारा। एज द आर्बिट्रेटर वॉज de jure ineligible to perform his function and therefore lacked inherent jurisdiction or competence to adjudicate the dispute in hand, the impugned award cannot be accorded the privileged status of an award. ये अवार्ड ही नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट ही रॉन्ग था। ये अवार्ड ही नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट ही गलत था। अब एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, 2 पार्टीज है, अग्रीमेंट में लिख दिया कि पार्टी ए विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, फिर उन्होंने डिस्प्यूट हुआ, अपॉइंट भी कर दिया, ऑर्डर भी आ गया, उसके बाद भी अगर दूसरी पार्टी चाहे तो आर्ग्यूमेंट रेज कर सकती है कि दिस इज नॉट अलाउड बाय आर्बिट्रेशन एक्ट, और पूरा का पूरा अवार्ड विल बी सेट असाइड बिकॉज लॉ क्लियरली कहता है कि कोई भी एक पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकती, दोनों पार्टीज करेंगी या फिर कोर्ट करेगा। क्वाइट इजी। इसके बाद में आता है एक छोटू सा केस, ये भी कॉम्पिटिशन लॉ का, यूनाइटेड ब्रूअरीज का केस है। इस केस में भी कुछ खास नहीं हुआ है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने एक इन्फॉर्मेशन फाइल की थी और उसके तहत कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर लिया। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर पास हो चुका है। अब सुनो, उस ऑर्डर से कोई रिलेवेंट नहीं है इशू। यहां लीगल इशू क्या आता है, यूनाइटेड ब्रूअरीज कहते हैं कि जब सीसीआई आपने ऑर्डर पास किया, आपके अंदर, आपके कॉम्पोजिशन के अंदर जुडिशियल मेंबर नहीं था, सिर्फ 2 टेक्निकल मेंबर्स थे। क्या कहता है यूनाइटेड ब्रूअरीज कि सीसीआई आपका ऑर्डर वैलिड नहीं है बिकॉज जब आपने ऑर्डर पास किया आपके कॉम्पोजिशन में जुडिशियल मेंबर नहीं था, सिर्फ टेक्निकल मेंबर्स थे, तो ये ऑर्डर जो है वो वैलिड नहीं होगा, ये ऑर्डर कैंसिल होगा। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज ने कहा कि सीसीआई का ऑर्डर इज नॉट वैलिड सिंस द कॉम्पोजिशन ऑफ सीसीआई वाज नॉट प्रॉपर्ली मेड एंड देयर इज अ मिसिंग जुडिशियल मेंबर, देयर इज नो जुडिशियल मेंबर। सीसीआई ने कहा इधर आओ, थोड़ा और पास आओ। सीसीआई ने कहा कि हमारे लॉ में कहां लिखा है कि जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करना जरूरी है? पूरे कंपटीशन एक्ट में कहीं ये लिखा ही नहीं है कि जुडिशियल मेंबर का अपॉइंटमेंट जरूरी है। तो जब लॉ ने लिखा ही नहीं है अपॉइंटमेंट जरूरी है और हमने अपॉइंटमेंट नहीं कर रखा है, तो प्रॉब्लम कहां है? हमारा जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। So, what is the case all about? A party has argued that CCI के composition में जुडिशियल मेंबर नहीं था, तो उनका जो ऑर्डर है वो कैंसिल होगा। एंड इस केस के अंदर कोर्ट ने आंसर किया कि कॉम्पिटिशन एक्ट डज नॉट रिक्वायर सीसीआई टू कंपल्सरीली हैव अ जुडिशियल मेंबर। सीसीआई कैन एक्ट विदाउट अ जुडिशियल मेंबर। क्या लिखा है देखते हैं। एज द स्टैट्यूट डज नॉट स्पीक अबाउट inclusion of judicial member, the objection raised by learned counsel for the appellant that in absence of judicial member order impugned is illegal and has got no substance। क्या आपकी बात में दम नहीं है? आप जो ये कह रहे हैं कि जुडिशियल मेंबर के बिना पास किया हुआ ऑर्डर नहीं है, आपकी बात में कुछ दम नहीं है बिकॉज जुडिशियल मेंबर का जो ऑर्डर है वो सीसीआई का जो ऑर्डर है उसमें जुडिशियल मेंबर के होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपका ये कहना है कि सीसीआई में जुडिशियल मेंबर नहीं था इसलिए उनका जो ऑर्डर है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा, उनका ऑर्डर वैलिड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, इट्स क्वाइट इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, एकदम इजी पीसी केस है। अब क्या बचता है यार, हमारे बचते हैं 5 केसेस ऑफ आईबीसी। पहले 5 केसेस पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है, एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड इन नो टाइम आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज केसेस। एकदम निश्चिंत होकर बैठो, और एग्जाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है 100-200% विल बी एबल टू हैंडल दिस। चल, क्योंकि आपके लिए नोट्स बनाया, ये बनाया, रीजन दिया आपको, शुरू में समरी बनाई है, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। चलो आते हैं अब इस केस में आईबीसी पे। सबसे पहला, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस कल्पतरु स्टील। चलो आते हैं यहां पे हम लोग। क्या हुआ है यहां पे, एक ऑर्डर पास किया गया था, फोकस करना बहुत अच्छे से। सो आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दिस इज अ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और ये हमारा हो गया कॉर्पोरेट डेटर। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा सीआईआरपी हुआ, और सीआईआरपी होने के बाद में एक हमारा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया। द रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड। उस रेजोल्यूशन प्लान में ऐसा लिखा था कि ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब इन्होंने लोन दे रखा है, बदले में इनके पास सिक्योरिटी भी थी। लॉ ने इनको बोला, रेजोल्यूशन प्लान में लिखा था दैट दे हैव टू गिव द ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड बैक टू द कॉर्पोरेट डेटर। अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली द केस, ठीक है, स्लो डाउन, लेट्स अंडरस्टैंड द केस सिंपली। कॉर्पोरेट डेटर है, कंपनी है, उसने लोन ले रखा है, लोन रीपे नहीं किया, केस सीआईआरपी में गया, सीआईआरपी में सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर आए, एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, और उस रेजोल्यूशन प्लान में लिखा है कि ये जो आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इसके पास जो जो डॉक्यूमेंट पेपर्स हैं ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, वो उसको रिलीज करेंगे, रिलीज द ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी, उनको रिलीज करेंगे, और फिर जैसा रेजोल्यूशन प्लान है उसके हिसाब से पेमेंट होगा। ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, एंड इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस, ये कुछ अबनॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जब सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर मिलकर अप्रूव करें रेजोल्यूशन प्लान को, सो दे आर सेइंग कि अब वो अपनी जब प्रॉपर्टी के जो जो पेपर्स उनके पास है कॉर्पोरेट डेटर के, वो वापस देंगे, तब तो कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी सेल होगी, तब तो वाटरफॉल में सबको पेमेंट करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी पेपर ही नहीं देते हैं तो फिर सेल ऑफ कैसे करेंगे? एंड दिस हैज बीन अ टर्म ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये रेजोल्यूशन प्लान का एक टर्म था कि सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपने टाइटल डीड्स देने वाले। इट वाज अ टर्म ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, मींस इट हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। When it is a term of resolution plan, means it has already been approved. When it has already been approved, now a single party cannot question it. It has already been approved. It has already been approved by all the financial creditors. So now a single party, isolated तरीके से, cannot counter this thing कि हम तो submit नहीं करेंगे. I hope you're getting a fair idea. Simple है. तो अब यहाँ पे इशू क्या हुआ ये समझ में आया आपको, कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ऐसा कह रहा है कि यार टाइटल डीड क्यों देने, ये रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव हुआ इसमें प्रॉब्लम है, ये टाइटल डीड तो मैं नहीं दूंगा। और ये केस जाता है एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी उसकी अपील को डिसमिस करता है कि एएफसी, सारे एफसी को देना है तो आपको भी देना है, और एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सबने मिलकर एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया है, और उस रेजोल्यूशन प्लान के टर्म में लिखा है कि आप लोग टाइटल डीड रिलीज करेंगे और आपको पेमेंट किया जाएगा, और आप चिंता मत करो, आईबीसी आपको फेयरली ट्रीट करेगा, बट यू कैन नॉट चैलेंज द रेजोल्यूशन प्लान नाउ। द अपील इज डिसमिस। The adjudicating authority in detail considered the various part of the plan which has been held to be compliant to section 30 of the code. चेक किया, पूरा रेजोल्यूशन प्लान एकदम वैलिड है, and there is no ground made out to interfere the order approving the resolution plan, और हमें कोई कारण नहीं मिला कि हम रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट ऑर्डर पास करें। तो रेजोल्यूशन प्लान ने जो भी ऑर्डर पास किया है वो सही है, सही है, सही है। आई होप यू आर ऑल विथ मी। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक एफसी कह देता है बाद में मैं टाइटल डीड तो नहीं दूंगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। एग्जामिनेशन के अंदर अगर इससे क्वेश्चन आता है तो कीवर्ड आपको वहां पे रिलीजिंग टाइटल डीड मिल ही जाएगा। तो ये कीवर्ड रहेगा कि अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स 100% रहेंगे, दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर इज रिलक्टेंट इन रिलीजिंग द टाइटल डीड्स। जो पेपर के, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने में फाइनेंशियल क्रेडिटर थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, ये रहेगा। तो ये वाला केस एप्लीकेबल हो जाएगा। और लॉ कहता है अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है और रेजोल्यूशन प्लान में लिखा है द टाइटल डीड्स हैव टू बी रिलीज, देन यू हैव टू रिलीज द टाइटल डीड्स एज पर रेजोल्यूशन प्लान। इजी पीजी ओवर। हाँ, फुदू दो लोगों के बीच में कुछ इश्यू था, दो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट था पहले, तो उस अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज था, ठीक है। वन पर्सन इज नॉट मेकिंग पेमेंट टू द अदर पर्सन इज गॉन टू इनिशिएट सीआईआरपी, सीआईआरपी इनिशिएट हो गया। अब ये व्यक्ति कह रहा है तुम सीआईआरपी कैसे इनिशिएट कर सकते हो जब हमारे बीच में ऑलरेडी एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है। द लीगल इशू हियर इज, अगर दो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट है और आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसमें, तो क्या ये एंटिटी फिर भी सीआईआरपी इनिशिएट कर सकते हैं, क्या आईबीसी में केस फाइल कर सकते हैं क्या? यस और नो? The answer is yes. We've already studied in the regular batch. कुछ खास नया केस नहीं है, हमने पहले ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आईबीसी प्रिवेल्स ओवर ऑल अदर लॉ। तो अगर आपका कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है दो लोगों के बीच में, फिर भी ये पार्टी अगर आईबीसी में जाना चाहती है तो जा सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता।
even if there is an arbitration clause in the agreement, the scope and objective of the code is resolution and not a recovery mode forum. ये कोई recovery mode नहीं है, resolution है. तो despite of an arbitration clause, अगर एक व्यक्ति CIRP इनिशिएट करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वैसे भी IBC prevails over other laws. एकदम मजे में रहो. अगर आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज है फिर भी अगर आप सेक्शन 9 सेक्शन 7 एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, आप मस्ती से फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए एक और इंटरेस्टिंग केस आता है, सुप्रियो कुमार चौधरी वर्सेस झुनझुनवाला ऑयल मिल्स. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. अब इस इंटरेस्टिंग केस में क्या हुआ है समझना. इसके पीछे जो प्रोविजन है वो याद कराता हूं आपको एक बार जब मॉरिटोरियम अनाउंस हो जाता है, याद करो मॉरिटोरियम हो गया, CIRP का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, मॉरिटोरियम अनाउंस हो चुका है. उसके बाद कोई व्यक्ति, कोई भी लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी वगैरह वापस मांग सकता है क्या? से यस और नो? द आंसर इज अ क्लियर नो. अच्छे समझना यहां पे क्या हुआ. देयर इज अ कंपनी, कॉर्पोरेट डेटर, दिस अनदर एंटिटी. इन्होंने अपना से लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे दे रखी है कॉर्पोरेट डेटर को. वो रेंट पे दे रखी है कॉर्पोरेट डेटर को. यहां तक कि इतना कॉम्प्लिकेशन था कि उसका रेंट भी फिक्स नहीं है. बट वो सब छोड़िए, हम इसको नॉर्मल सिंपल ट्रांजैक्शन की तरह समझते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है कॉर्पोरेट डेटर को. अब कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर आ चुका है मॉरिटोरियम ऑर्डर. मॉरिटोरियम ऑर्डर हो चुका है. जैसे ही मॉरिटोरियम ऑर्डर हो गया, उसके बाद में ये एंटिटी कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट को बोलता है कि कॉर्पोरेट डेटर से मेरी ये प्रॉपर्टी को वापस खाली कराओ, ये कॉर्पोरेटर मेरी प्रॉपर्टी को खाली करो, या फिर ये पूरा का पूरा रेंट का पेमेंट करो. या तो ये रेंट का पेमेंट करो या प्रॉपर्टी खाली करो. द लीगल इशू इज, क्या मॉरिटोरियम के दौरान कोई भी लैंडलॉर्ड आके ये कह सकता है क्या कि या तो आप रेंट का पेमेंट करो या प्रॉपर्टी खाली करो? अरे मेरी मदद के बिना ही आप आंसर कर दोगे. मॉरिटोरियम के दौरान कोई भी लैंडलॉर्ड इस प्रकार के आगे टर्म्स नहीं रख सकता है. तो मॉरिटोरियम के दौरान आपसे रेंट लेना या फिर रेंट नहीं दे रहे हो तो आपको हम खाली कर देंगे, ये कहना इज नॉट अलाउड. एविक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग मॉरिटोरियम. The adjudicating authority has gone beyond its jurisdiction ordering payment of rent by the corporator during the period of moratorium. क्या हुआ सुनना अच्छे से. यहां पर जो आपकी एंटिटी थी, उसने सबसे पहले जो NCLT था उसने ऑर्डर कर दिया कि आप रेंट भरो. तो NCLAT ने बोला कि नहीं नहीं, रेंट भरने की कोई जरूरत नहीं है. NCLT, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है NCLT. NCLT ने अपनी पावर से ज्यादा आके बोल दिया है कि आपको रेंट देना पड़ेगा. ड्यूरिंग मॉरिटोरियम रेंट पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा एविक्शन नहीं हो सकता है. नो एविक्शन और पेमेंट ऑफ रेंट कैन बी ऑर्डर्ड ड्यूरिंग मॉरिटोरियम. इसको मैं लिखवा दूंगा ऑर्गेनाइज तरीके से. आपको कहां पे लिखेंगे सर, जगह कर लेते हैं थोड़ी सी. तो यहां पर NCLT ने जो ऑर्डर पास किया था वो गलत था. NCLT ने ऑर्डर पास किया कि नहीं नहीं रेंट देना पड़ेगा. तो NCLAT के पास गए, NCLAT ने कहा कि ऐसा ऑर्डर जो NCLT ने ऑर्डर पास किया वो गलत है. द ऑर्डर ऑफ NCLT टू पे रेंट ड्यूरिंग moratorium or to evict is not valid and set aside. वो वैलिड नहीं है और उसको सेट असाइड किया जा चुका है. आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? कितना सिंपल है, एकदम सिंपल. कि यार जब मॉरिटोरियम चल रहा है तब आपका कोई लैंडलॉर्ड आके आपको ये नहीं बोल सकता कि रेंट भरो नहीं तो बाहर निकलो. और इस केस में तो और स्पेशल केस था कि रेंट भी डिसाइडेड नहीं था पहले, तो आप मॉरिटोरियम के बीच में आके रेंट डिसाइड भी कर रहे हो, रेंट मांग भी रहे हो और उनको निकाल भी रहे हो. दिस इज नॉट अलाउड. NCLT ने एक रॉन्ग ऑर्डर पास कर दिया यहां पे कि नहीं नहीं रेंट तो भरना पड़ेगा. नहीं, ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम यू कैन नॉट कीप अ कंडीशन कि रेंट पे करो या फिर बाहर जाओ. अब रेंट नहीं भी पे करें तो भी एविक्शन उस समय पे नहीं हो सकता है. जबरदस्त सर, ये तो गलत हो रहा है. टेम्पररीली हम थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं कॉर्पोरेट डेटर को कि आप संभल जाओ. अगर ऐसा करेंगे तो सब लोग एविक्ट करके चले जाएंगे ना, तो कंपनी कभी रिजॉल्व हो ही नहीं पाएगी. चलिए हम लोग आते हैं मोजेबेर के पास एकदम मस्ती से. ये केस बहुत ज्यादा आपके काम का केस नहीं है. इस केस में क्या हुआ अच्छे समझना. देयर वाज अ सेक्शन 327 सबसेक्शन 7. 327 सबसेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट. ये बात करता है कि वर्कर्स को किस प्रकार से पेमेंट किया जाता है. आर यू गुड? 327(7) ऑफ कंपनीज एक्ट बात करता है कि किस प्रकार से वर्कर्स को पेमेंट किया जाएगा.
और साथ ही साथ हमारा वाटरफॉल का 53 ये भी बात करता है वर्कर्स को कैसे पेमेंट किया जाए, इंसॉल्वेंसी में कैसे पेमेंट होगा। तो यहां पर हुआ ये कि एक रिट पिटिशन फाइल किया गया और उनका कहना था कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा आर्बिट्ररी है और वॉयलेटिव है, ये सब अलाउड नहीं है, इस प्रकार से आप प्रोविजन नहीं रख सकते हैं। इनका कहना था कि जो सेक्शन 327(7) है ये आर्बिट्ररी है एंड इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा कहना है कि यू शुड व्हाट, यू शुड स्ट्राइक डाउन 327 एंड फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको वाटरफॉल के हिसाब से the petitioner has also sought for an appropriate direction so as to leave the statutory claims of workmen dues out of the purview of waterfall mechanism, और आपको waterfall mechanism की purview से workmen compensation को निकालना चाहिए। मैं अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं कि इस रिट पिटिशन में क्या कहा गया था, इस रिट पिटिशन के अंदर जो करंट पोजीशन है 53 ऑफ IBC एंड 327(7) ऑफ कंपनीज एक्ट, इसको चेंज करने को रिक्वेस्ट किया गया था कि द करंट पोजीशन इज नॉट राइट। द करंट पोजीशन इज कि कुछ अप्रोप्रिएट केसेस के अंदर 327(7) के हिसाब से पेमेंट होता है, और अगर इंसॉल्वेंसी में केस गया एक बार कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो 53 के हिसाब से पेमेंट होता है। सो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, 53 भी पूरा आर्बिट्ररी बना हुआ है और 327(7) भी आर्बिट्ररी बना हुआ है, ये जो करंट पोजीशन है ये सही नहीं है। सो ही फाइल्ड अ रिट पिटिशन सेइंग दैट 327(7) एंड 53 शुड बी चेंज्ड। बात गई कहां तक, सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम से देखो 53 को बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है, और आज का स्टेटस यह है कि 99% केसेस तो 53 में ही जाते हैं, तो 53 को बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है एंड देयर इज नो चेंज व्हिच इज रिक्वायर्ड इन 53। तो इस कारण से 53 को बिल्कुल चेंज नहीं किया जाएगा और आपके इस रिट पिटिशन को हम रिजेक्ट करते हैं। ये एक और आपका हो जाएगा बस नॉलेज के लिए केस, एग्जाम में इसमें पूछा नहीं जा सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है 327(7) के ऊपर जाके पूरा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाता है तो सिंपल कि इसकी एक तरह से चैलेंज किया गया कि ये आर्बिट्ररी है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि बिल्कुल 327(7) और 53 आर्बिट्ररी नहीं है। एकदम मस्ती में। तो ये दोनों के दोनों सेक्शंस कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 327(7) ऑफ द एक्ट कैन नॉट बी सेड टू बी आर्बिट्ररी और वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ में 53 भी, 53 इज ऑल्सो नॉट आर्बिट्ररी, उसमें भी कुछ चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। तो ना तो 53 आर्बिट्ररी है और ना ही 327(7) आर्बिट्ररी है। एग्जाम में 53 के रेफरेंस में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर पूछते हैं तो, खैर आइडियली तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए। ओरे महोत्सव की तैयारी की जाए, लास्ट केस पे पहुंच चुके हैं, लेकिन रुको, जो ब्रह्मास्त्र है वो बाकी है। ब्रह्मास्त्र है 1 मिनट में सारे केसेस रिवाइज करा के दूंगा, जो आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देख लेंगे, तो आप मस्ती से इसको एग्जाम में यूज कर पाएंगे। चलो पहले इस केस को कंप्लीट कर लेते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट केस। इस केस में क्या हुआ अच्छे समझना, एक रेजोल्यूशन प्लान था जो अप्रूव हुआ। सो देयर वाज अ रेजोल्यूशन प्लान दैट वाज अप्रूव्ड, अ रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड, तो मतलब CIRP हुआ है, FC बने हैं, OC बने हैं, FC से वोटिंग लिए रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया है। उसके बाद में एक व्यक्ति उठ के आता है, दिस एंटिटी विस्ट्रा ITCL, इनका कहना है कि अरे सुनो, हमारे पास इस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं जो कि प्लेज किए थे इन्होंने हमको, हमारे पास इस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं जो कि प्लेज किए थे इन्होंने हमको। अब बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर एक कंपनी अपने शेयर्स प्लेज कर सकती है। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? सबसे पहला केस समझ लेते हैं हम लोग कि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, आपने उस कंपनी को कुछ लोन दिया होगा, बदले में उनके सिक्योरिटीज प्लेज कर लिए होंगे, नॉर्मल केस है। दूसरा केस, आपने उन्हें कुछ गुड्स सर्विसेज दिए होंगे और उसके बदले में वो पैसे नहीं दे पा रहे होंगे, तो उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे कुछ शेयर्स प्लेज कर दिए। या फिर हो सकता है उस कंपनी ने किसी और एंटिटी के किसी डेट के लिए आपको गारंटी दी होगी और इस गारंटी के लिए उन्होंने अपने शेयर्स दे दिए होंगे। द ट्रांजैक्शन इज नॉट क्लियर। What is the transaction? The transaction is not clear. But this company is saying कि हम फाइनेंशियल क्रेडिटर बना दो हमको हमें पैसा दो। हमने कोई लोन तो नहीं दिया था, तो हम स्ट्रिक्टली तो FC नहीं है, बट हमारे पास इस एंटिटी के ये प्लेज की हुई सिक्योरिटी और इतना अमाउंट ड्यू है जो हमें इनसे लेना है। तो देयर इज सम अमाउंट ड्यू बट वी आर नॉट FC, हमने इनको कोई लोन नहीं दिया था। तो ट्रांजैक्शन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट इज व्हाई दिस इशू हैज लैंडेड टू सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द इशू? आई विल रिपीट अगेन। एक एंटिटी है, कॉर्पोरेट डेटर है, ये आप समझ लीजिए कि ये है कॉर्पोरेट डेटर, कहां पे ये है कॉर्पोरेट डेटर और ये है एक एंटिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर एंटिटी है, कॉर्पोरेट डेटर के कुछ शेयर्स कॉर्पोरेट डेटर ने प्लेज किए हैं विद दिस कंपनी। तो इस कंपनी के पास एक्स लिमिटेड के कुछ शेयर्स हैं,
अब इसका चल रहा है CIRP और चल क्या रहा है, ऑलमोस्ट CIRP कंक्लूड भी हो चुका है। अब इस पोजीशन पे ये व्यक्ति क्लेम लेकर आया है कि अरे मेरे प्लेज सिक्योरिटीज का क्या, मुझे क्या। अब इस सिचुएशन पे अगर इनको FC बनाया गया तो पूरा का पूरा हेवॉक हो जाएगा, बिकॉज अभी तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल होने आया है। अब अगर FC बनाएंगे तो पूरा मीटिंग वापस कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लॉजिकल ऑर्डर पास किया दैट सिंस यू हैव सम सिक्योरिटी वी विल ट्रीट यू एज सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वी विल मेक योर फुल पेमेंट, कि आपका पूरा पेमेंट किया जाएगा प्रॉपर्ली एंड वी विल ट्रीट यू एज सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो हम आपको ट्रीटमेंट देंगे एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड जो भी अगर आपका हिसाब बन रहा है, आपने डायरेक्टली लोन नहीं दिया था बट जो भी आपका पैसा लेना बाकी है वो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा एज सिक्योर्ड क्रेडिटर। वी डू नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हम क्रेडिटर्स के पेमेंट के टाइम पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। आप सिक्योर्ड हैं, आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब इसको टेक अवे में कैसे समझना है, कोई भी एंटिटी है जिसके पास में प्लेज किए हुए शेयर्स हैं लेकिन वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से कहा कि उनको हम सिक्योर्ड क्रेडिटर का हिस्सा देंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर का डेजिग्नेशन देंगे एंड दे विल बी मेक द पेमेंट फुल, जो भी उनका पूरा पेमेंट है उनको किया जाएगा। चलो, the appellant in this case would be treated as secured creditor for the pledged shares. Now this case is a very factual oriented case और ऐसा केस वापस कभी होगा ये मानना बहुत ही रेयर है। बट हमें एग्जाम में अगर पूछ लिया गया तो क्लियर रहना है कि अगर कोई भी ऐसा एक क्रेडिटर आता है जिसका कहना है कि हमारे पास में प्लेज किए हुए शेयर्स हैं, हम FC नहीं है, हमने कोई लोन नहीं दिया था, पर हमारे पास कुछ सिक्योरिटी से प्लेज की हुई और अब आपका CIRP भी ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, तो हम इस केस का रेफरेंस लेके बोलेंगे हाँ 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 ऐसा केस पहले हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वी विल बी ट्रीटिंग यू एज सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड आपका पूरा पेमेंट कराया जाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। काफी आसान है, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं जाना चाहिए, कंप्लीटली फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है, बट फिर भी अगर पूछा गया तो हम मस्ती से हैंडल कर पाएंगे। आते हैं यारों यहाँ पे एकदम मस्ती से। आपके आज हमने 15 केसेस पढ़े एंड इन अ सिंगल मिनट मैं 15 केसेस आपको रिवाइज करवा दूंगा एंड मार्क माय वर्ड, अगर इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको बहुत मस्ती से हैंडल कर पाएंगे। चलिए यार आते हैं यहाँ पे। हमारा समय सही चीज में लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो एट दिस मोमेंट आई बिलीव कि योर टाइम शुड बी डिवोटेड इन वेरियस अदर सब्जेक्ट्स, वेरियस अदर चैप्टर्स। MCS में भी अगर आप करना चाहते हो वर्कशॉप पे समय देना है, यहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 15 केसेस से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा लास्ट 1 मिनट जो भी मैं कर रहा हूं, 1 मिनट और 2 मिनट, ये भी अगर आपने एग्जाम के एक दिन पहले देख लिया तो आप इसमें से कोई भी केस आएगा तो आप मस्ती से उसको हैंडल कर पाएंगे। एंश्योर कि इसका प्रिंट आउट करके जरूर आप लेके जा रहे हैं, राइट। चलिए लेट्स डू अ नाइस फास्ट ट्रैक रिविजन। हमने आज शुरू किया कि कौन कौन से एडिशनल केसेस आए हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़े 7 केसेस ऑफ कंपनी लॉ। सबसे पहला केस था दुर्गा बिल्डर्स का। उसके अंदर NCLT set aside the order passed by NCLT, the name of the appellant company to be restored to ROC। तो दुर्गा बिल्डर का केस था। और फोर्थ केस था मुकेश कुमार गुप्ता। इन दोनों केसेस में क्या हुआ था, इन दोनों केसेस में सिमिलर चीजें हुई थी कि इन दोनों केसेस के अंदर कंपनी को क्या कर दिया गया था, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। लेकिन उस कंपनी ने अप्लाई किया और NCLT ने कहा कि आपका तो बिजनेस चल रहा है, हम आपको वापस रिस्टोर कर देते हैं। तो द कंपनीज व्हिच वर स्ट्रिकन ऑफ बाय ROC वर रिस्टोर्ड अंडर दीस 2 केसेस। फिर आता है हमारा IFB एग्रो वाला केस, बहुत ही जबरदस्त केस है। सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 59 के तहत हम रजिस्टर ऑफ मेंबर के रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमने एप्लीकेशन दिया, कोर्ट ने रेक्टिफिकेशन छोड़ो, कोर्ट ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन की पेनल्टी भी लगाई, कोर्ट ने टेक ओवर कोड की पेनल्टी भी लगाई। तो यहां पे हमने सीखा क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है क्या कि 59 के अंदर एप्लीकेशन आई है और वो इनसाइडर ट्रेडिंग या टेक ओवर की पेनल्टी लगा रहा है। इट वाज हेल्ड नो, द कोर्ट वाज रॉन्ग इन डूइंग सो, कि अगर कोर्ट में 59 की एप्लीकेशन आई है तो वो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर टेक ओवर कोड की पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ रेक्टिफिकेशन रिलेटेड चीजें की जा सकती है। फिर आता है थर्ड, गिरीश ओबरॉय। आई थिंक इस व्यक्ति के तो नाम को ही आप पहचान चुके होंगे, गिरीश ओबरॉय। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने प्रेसिडेंशियल पोस्ट अपने पास रखने के लिए AOA को अमेंड किया और इस प्रकार से सिचुएशन की कि कोई और व्यक्ति प्रेसिडेंट बन ही ना पाए। बाकी सब लोग बने, वाइस प्रेसिडेंट, अदर पोजीशंस के इलेक्शन हुए, लेकिन प्रेसिडेंट कोई और नहीं बना और यही कंटिन्यू किए। इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट दिस अमाउंट्स टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। यहां पे कंप्लीट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ है। उसके बाद में आता है हमारा बहुत जबरदस्त केस, जिम का मेंबर और जिम का शेयर होल्डर वाला मेंबर। इसमें तो फर्क होता है ना। And the same case was for church. एक व्यक्ति who was a member of the church for taking its services but was not a member as per section 2 subsection 55. Can this guy make an application for operation and mismanagement? The answer is a clear no. For making an application under operation and mismanagement, the applicant should be a member as per Companies Act.
चलिए, उसके बाद में आता है डिलॉयट, जबरदस्त केस कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, थोड़ा फ्रॉड कर लिया, फिर मैं निकल चुका हूं अगर वहां से, तो आप मुझ पे क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? एक व्यक्ति, एक ऑडिटर, जब एक कंपनी के अंदर डिफॉल्ट हुआ है, उस समय पे ऑडिटर था, बाद में रिजाइन किया है, तो क्या इस ऑडिटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? नहीं। द आंसर इज अ क्लियर यस। द ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर देयर एक्ट व्हिच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग दैट टेन्योर। तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल हो सकती है फॉर दैट टेन्योर, जब ये हमारी कंपनी के ऑडिटर्स थे, बाद में रिजाइन कर दिया, इज नॉट रेलेवेंट। फिर आता है हमारे नहीं, एक और केस बच गया हमारा कि जो एक्सपेंसेस, टैक्सेस और एक्सपेंसेस, नगर निगम के एक्सपेंस थे, पोस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर है, उनको रीपे नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? लॉ सेज नो। पोस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर के बाद के जो एक्सपेंस होते हैं उनको तो स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है, उनको कहा जाता है लिक्विडेशन एक्सपेंस, एंड लिक्विडेशन एक्सपेंस हैव्स टू बी पेड इन प्रायोरिटी। तो एक नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी थी, उनके प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल्स ये सब पेंडिंग थे एक कंपनी के, और वो कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर आ चुका है। तो वाइंडिंग अप ऑर्डर के पहले के जो पेंडिंग है वो तो वाटरफॉल में मिलेंगे, लेकिन वाइंडिंग अप ऑर्डर के बाद के जो भी खर्चे हैं, जो भी उनके प्रॉपर्टी टैक्स लेना बाकी है, जो भी वाटर टैक्स लेना बाकी है, ये सब चीजें लिक्विडेशन एक्सपेंस के तौर पे इनको प्रायोरिटी में मिलेगी। एंड दीज वर ऑल द केसेस ऑफ कंपनी लॉ, क्वाइट इजी। फिर आता है एक केस ऑफ इकोनॉमिक लॉ। इट सेज अगर फेमा के वायलेशन पे लिखा है लॉ में दैट उसके ऊपर पेनल्टी हो सकती है अप टू थ्राइस ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड, डज दैट मीन कि कंपल्सरीली 3 टाइम पेनल्टी ऑर्डर करनी पड़ेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को? द आंसर इज नो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशन है, जितनी चाहे पेनल्टी इंपोज कर सकता है, मैक्सिमम इज 3 टाइम्स। तो अगर उन्होंने 3 टाइम्स से कम की, दैट इज ऑल्सो वेरी मच अलाउड। मैक्सिमम 3 टाइम्स लिखा है, डज नॉट मीन कि 3 टाइम्स करना ही होगा। इसके बाद में आता है इंसॉल्वेंसी लॉ के केसेस। पहला केस आता है जिसके अंदर सेक्शन नंबर 30, एक पूरा का पूरा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका था, और अब एक फाइनेंशियल क्रेडिटर कहता है कि यार रेजोल्यूशन प्लान में तो ये लिखा हुआ है कि मुझे मेरे टाइटल डीड्स जो कॉर्पोरेट डेटर के मेरे पास में है वो रिलीज करने पड़ेंगे, पर मैं रिलीज नहीं करना चाहता, ये वैलिड नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोर्ट हैज हेल्ड रेजोल्यूशन प्लान में अगर ये लिखा है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने इस पे अग्री किया है, तो आपने पहले अग्री किया है, नाउ यू हैव टू गिव योर टाइटल डीड्स, यू विल बी ट्रीटेड फेयरली, यू डोंट हैव टू वरी। लेकिन रेजोल्यूशन प्लान प्रॉपर्ली अप्रूव हुआ है और उसमें लिखा है कि एफसी को अगर टाइटल डीड सबमिट करने, तो एफसी को टाइटल डीड सबमिट करने होंगे। फिर आता है हमारा, अगर 2 लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट है और उस अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, और फिर बाद में डिफॉल्ट हुआ है, क्या एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट सीआईआरपी ले जा सकती है, सीआईआरपी में केस फाइल कर सकती है डिस्पाइट ऑफ हैविंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज? द आंसर इज यस। 2 लोगों के बीच में अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन क्लॉज है, फिर भी वो चाहें तो आईबीसी के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, आईबीसी ओवरराइड कर देता है सारे के सारे प्रोविजंस को। उसके बाद में आता है, हाँ बहुत जबरदस्त, सुप्रियो कुमार का केस। क्या हुआ इस केस में? एक एंटिटी है, उसका सीआईआरपी चल रहा है, तभी एक लैंडलॉर्ड जाता है कोर्ट के पास, एनसीएलटी के पास, और कहता है कि एनसीएलटी इस कॉर्पोरेट डेटर को बोलो या तो हमारा रेंट पे करे या इविक्ट हो जाए। एनसीएलटी भी नशे में ऑर्डर पास कर देता है कि हाँ रेंट पे करना है, वरना इविक्ट हो जाओ। वो कॉर्पोरेट डेटर जाता है अपील लेके एनसीएलटी के पास, वो कहता है कि साहब ये तो क्लियर मॉरिटोरियम के प्रोविजन में लिखा है ना कि इस दौरान इविक्शन नहीं हो सकता है। तो एनसीएलटी बोलता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बार मॉरिटोरियम स्टार्ट हो गया उसके बाद में कोई भी लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता कि रेंट पे करो और इविक्ट हो जाओ, रेंट पे करो या फिर इविक्ट हो जाओ। दैट कैन नॉट बी डन ड्यूरिंग मॉरिटोरियम। उसके बाद में एक केस आया सेक्शन 327(7) एंड सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईबीसी, 327(7) ऑफ कंपनीज एक्ट एंड 53 ऑफ आईबीसी, दैट इज वाटरफॉल, ये आर्बिट्ररी है। तो कोर्ट ने कहा कि कोई आर्बिट्ररी नहीं, आप आर्बिट्ररी हो, तो इनके अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल किया था, कोर्ट ने रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद में आता है एक बहुत अच्छा सा केस, छोटू सा केस। एक व्यक्ति है, उसके पास में प्लेज किए हुए शेयर्स हैं ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब रेजोल्यूशन प्लान ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है, अब ये व्यक्ति आता है, तो इसको क्या एफसी का पोजीशन दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको हम एफसी तो अब नहीं दे सकते, अब हम इस व्यक्ति को सिक्योर्ड क्रेडिटर का पोजीशन दे देंगे। सो एनी पर्सन हु हैज नॉट गिवन लोन टू द कंपनी बट ही हैज सम शेयर्स प्लेज्ड ऑफ द कंपनी, तो इस व्यक्ति को सिक्योर्ड क्रेडिटर का पोजीशन दिया जाता है और फुल पेमेंट किया जाता है। इसके बाद में कॉम्पिटिशन एक्ट का केस है। हाँ, यूनाइटेड ब्रूअरीज, उनका कहना था कि सीसीआई तुमने जो ऑर्डर पास किया ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा जुडिशियल मेंबर कहां था? अजी भाई जी, मेरी बड़ी पेंसिल, तुम्हारी बात कैंसिल, तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि जुडिशियल मेंबर ही नहीं था। तो यहां पर कहा गया कि अरे भैया पहले लॉ पढ़ लीजिए, कॉम्पिटिशन एक्ट में कहीं पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है दैट सीसीआई नीड्स टू हैव अ जुडिशियल मेंबर एंड हेंस एनी ऑर्डर पास विदाउट अ जुडिशियल मेंबर इज अ वैलिड ऑर्डर। तो सीसीआई का ऑर्डर बिल्कुल वैलिड है, जुडिशियल मेंबर की रिक्वायरमेंट सीसीआई को नहीं है। यूनाइटेड ब्रूअरीज तुम गधे हो। फिर आता है एक लास्ट केस, इंटरेस्टिंग केस, चोलामंडलम का केस था। 2 लोगों के बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के तहत
जब डिस्प्यूट हुई, एक पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, उसने ऑर्डर पास किया, अवार्ड हो भी गया, सब कुछ फाइनल हो गया, तब दूसरी पार्टी की नींद जगी कि अरे यार ये तो सामने वाली पार्टी ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, ये तो गलत है। तो इस चीज को लेके वो गए कोर्ट में। कोर्ट हैज हेल्ड कि कभी भी आर्बिट्रेशन के अंदर कोई भी एक पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकती। इट इज अगेंस्ट आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट सेज कि दोनों पार्टीज ने या तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है या फिर कोर्ट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी, लेकिन कोई भी एक पार्टी इंडिपेंडेंटली एक सिंगल पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकती। तो यहां पे एक सिंगल पार्टी ने किया था, तो ये आर्बिट्रेशन जो है पूरा का पूरा वॉइड एब इनिशियो हो गया। तो अगर दो पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन हो रहा है और किसी एक पार्टी ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज वॉइड एब इनिशियो। एंड दीज आर 15 केसेस। आई गेस कि ये एंड के 2 मिनट के अंदर आपके सारे केसेस रिवाइज हो जाएंगे। और अब आप जब भी इन केसेस को पढ़ना चाहें, अगर आप सिर्फ एंड के ये 2 मिनट भी देखेंगे, यू विल बी सुपर सॉर्टेड। एट द टाइम ऑफ रिविजन जस्ट रीड फैक्ट्स एंड डिसीजन। ये रीजन आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो। खेलो कूदो ऐश करो। दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई थिंक यू गाइस आर सुपर सॉर्टेड। बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो एंड यू गाइस आर गोइंग टू किल इट। हमने बहुत मेहनत की है, राइट? में तो अभी एंड में कैसा है कि आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल ऐसा, आपको बस एक आप कॉन्फिडेंट रह के भी एग्जाम में चले जाएंगे तो आप मचा दोगे। तो राइट नाउ यू डोंट हैव टू वरी टू मच। थोड़ा लाइटर नोट पे पढ़ाई करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इफ यू आर टू सीरियस राइट नाउ ना, यू टू वरिड ना, तो दैट विल स्पॉइल अप योर पेपर। तो थोड़ा सा जॉली रहो, थोड़ा सा लाइट हेडेड रहो, बहुत मस्ती से जाओ। यू आर गोइंग टू किल इट इन द एग्जामिनेशन। यू गाइज हैव वर्कड वेरी 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 हार्ड। खूब मेहनत की आपने। आई डोंट थिंक एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू नाउ। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्माइलिंग। यू गाइज आर गोइंग टू रॉक इट अप। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। टेक केयर। बाय बाय।